आज तक आप सिग्नेचर क्यों यूज़ करते हो किसी और के लिए? सो सिग्नेचर इज़ योर पब्लिक इमेज। मेरा खुद का हैंड राइटिंग कभी भी सेम नहीं होता है। आप लेफ्ट से राइट लिख रहे हो, योर हैंड्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड देन इट्स गोइंग आउट। इससे आपका एनर्जी रिलीज होता है। वी हैव कलेक्टेड 3 लोगों का डेटा हमारे पास है। फर्स्ट पर्सन ऑनेस्ट है, कंफ्यूज्ड भी है। इन तीनों में से डिसऑनेस्ट कौन है? Why we denote with the money? This is something very important कि आप ये जो लोअर जोन के लूप होते हैं नीचे के, so that is the best way, one very good way to try. डोनाल्ड ट्रम्प और इलॉन मस्क। Donald Trump's signature, peaky mountains बना रखा है, trying to show I am dominant. He wants to use his power, show his ego. Elon Musk का देखेंगे, it's a very free flowing. अगर आप एग्जाम्पल लो नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने अपने सिग्नेचर से अपना पूरा नाम ही हटा दिया। So I'm going to show you one handwriting. Somebody who is not mentally healthy right now. Maybe a criminal. Absolutely. When I was choosing my partner, मैंने कुंडली मैच करने के पहले हैंडराइटिंग मैच किया था। डॉक्टर्स उनकी हैंडराइटिंग जो कभी समझ नहीं आती है उसका क्या मतलब होता है? डू यू थिंक एक 6th राउंड ऑफ इंटरव्यू कराना चाहिए जहाँ पे उनका हैंडराइटिंग एनालिसिस होना चाहिए? I did the analysis and my review to the HR was, and you won't believe Bhavishya, this is exactly what happened. इज इट पॉसिबल कि हैंडराइटिंग देख के हम पता लगा सकें कि इनको किस करियर में जाना चाहिए आगे? सुसाइड नोट है, उनसे पता चल जाता है कि उनका मर्डर हुआ है या एक्चुअल में सुसाइड हुआ है। There are chances to pick out whether the person is lying or not about it. So you are a lie detector machine also. So before we wind up, I want to ask one last question. कि क्या क्वेश्चन पूछूं? करूँ सर? मेरे भैया है। Oh shit, then I'm very right on it. I will not put it here. मेरे भैया बच्चे हैं। कट करना है। हाँ जी प्लीज, वरना अभी कितने बंदूक तन जाएंगे आप पे, मेरे पे पता ही नहीं चलेगा। ग्राफोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो बताती है कि आप हेल्थ, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप में कैसे हो और उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एक्सपर्ट चेरी मोदी भविष्यवाणी पे। तो स्वागत करते हैं चेरी जी का। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ग्राफोलॉजी होता क्या है? सो ग्राफोलॉजी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ हैंड राइटिंग। इसमें क्या होता है ना, आपके हैंड राइटिंग से आपके पर्सनालिटी, नेचर, इमोशंस सब के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट। साइंस बिकॉज हमारा नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल करता है। अगर आप रियलाइज़ करो तो आप कभी लिखते हो ना, तो यू डोंट फॉर्म एवरी लेटर सोच के, वो आपका ऑलरेडी प्रीसेट है सबकॉन्शियस में। सो टेक्निकली आपके जो न्यूरो पाथवेज है आपके ब्रेन से आपके हैंड को सिग्नल दे रहे हैं, भविष्य इज़ लाइक दैट, सो मेक योर स्ट्रोक्स ऐसे। सो दैट्स साइंस। एंड द आर्ट पार्ट इज़ कि हैंड राइटिंग में बहुत पैटर्न रिकग्निशन करना पड़ता है। वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन इवन अ स्मॉल डॉट, सो दैट फॉर्म्स द आर्ट पार्ट ऑफ इट। तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ? कोई रिसेंटली इसका आविष्कार हुआ है या कुछ हमारे पुराने ज़माने में भी ऐसा चलता आ रहा है? सो हैंड राइटिंग का ओरिजिन बहुत बहुत डेटेड बैक है। चाइनीज़, रोमन, इटालियन, इंडियन सब जगह पे है। अगर मैं बोलूँ तो सबसे पुराना इंटेलेक्चुअल टेक्स्ट अगर हमें मिला था दैट वाज इन 16th सेंचुरी। कैमिलो बॉल्डी बोल के थे, उनका पहला बुक आया था अबाउट अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी थ्रू हैंड राइटिंग। दैट वाज फर्स्ट। उसके बाद अगर हम इंडियन एंशियंट हिस्ट्री में भी जाए ना, 17th सेंचुरी में ना देयर इज़ अ वर्स कॉल्ड दासबोध। सेंट समर्थ रामदास जी ने लिखा था, मराठी स्क्रिप्चर है। सो इट्स जस्ट अ डायलॉग बिटवीन द गुरु एंड द डिसाइपल। कुछ 7,000 से ज़्यादा वर्सेस है, उसमें भी हैंड राइटिंग के प्रोसेस के ऊपर लिखा हुआ है। तो बहुत सुंदर चीज़ उसमें, जैसे आई डोंट नो द मराठी ऑब्वियसली, उसका ट्रांसलेशन था दैट व्हेन यू ऑब्जर्व द लेखन, दैट मीन्स द राइटिंग ऑफ समबडी, you can understand their swabhav, that is the nature, their mati, that's the intellect, and their bhav, that's the emotion. So इतना beautifully ये तब से चला आया है। and आप रियलाइज़ करोगे तो आपके बड़े बुजुर्ग भी बहुत बार बोलते थे, हमें लगता था स्कूल में यूँ ही बोलते हैं कि बेटा अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो। वी यूज टू थिंक इट्स जस्ट फन और दे जस्ट आर एल्डर्स सो दे आर सेइंग, बट एक्चुअली उसका वैल्यू था। अब in modern days now it's finally picking up, you know, interest, curiosity amongst people, इसलिए graphology अब known हो रहा है, but it has its roots way back. अच्छा, लेकिन
1600 की आप बात कर रहे हो, उस टाइम तो पेन पेपर भी नहीं होता था, लोग पत्थर और चिसल एंड उससे लिखते थे, तो उस वो भी तब दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ ग्राफोलॉजी ओनली? तब तक कलर मतलब इंक से तो लिखने लग गए थे. ओके। सो यू नो इट्स गोइंग वे बैक. डेफिनेटली people knew. You will understand when you see something कि हाँ you are putting out the personality somewhere. जैसे आपने बोला ना कि स्कूल में हमें बोलते थे कि अच्छे से लिखो, तो लेकिन ज़्यादा फोर्स किया जाता था स्कूल में कि आप कर्सिव ही लिखो, बट आप कितना भी फोर्स कर लो एक इंसान को, कुछ लोग होते हैं कि 90% कर्सिव लिखना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं लिख पाते, उनको जैसा लिखना आ रहा है वैसा ही लिख पाते हैं, तो कर्सिव जो लिखते हैं वो बेटर इंसान बन जाते हैं। So कुछ बेटर या नॉट बेटर वाला चीज़ नहीं होता है. डेफिनेटली आप सही बोल रहे हो कि स्कूल्स में हमें सिखाया एक ही पैटर्न जाता है कि वो एक रेड मार्जिन 4 लाइंस में आपको अपने लेटर्स को कनेक्ट करके कर्सिव में लिखना है. लेकिन आप सोचो कि बड़े होते होते सबका अपना यूनिक हैंड राइटिंग होता है. सो हैंड राइटिंग इज़ लाइक योर फिंगरप्रिंट. कोई भी दो जन का सेम नहीं होगा कभी भी. इट्स बिकॉज आपका हैंड राइटिंग आपके एक्सपीरियंसेस से डेवलप हो रहा है ओवर द ईयर. जैसे आप बढ़ते जा रहे हो आप एक्सपीरियंसेस गैदर कर रहे हो. योर सबकॉन्शियस इज मेकिंग सर्टन इमोशंस, कोर इमोशंस, वैल्यूज़, एंड दे आर शेपिंग योर पर्सनैलिटी. उस बेसिस में आपका हैंड राइटिंग फॉर्म होते जा रहा है. सो डेफिनेटली लोग या तो कर्सिव लिखने लग जाते हैं, कुछ लोग ब्लॉक लेटर्स जो प्रिंट बोलते हैं हम, जो कनेक्टेड नहीं होता है वैसे लिखते हैं, और कुछ मिक्स करके लिखते हैं. इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर शेपिंग. तो इसमें कुछ कर्सिव सही है या नहीं है वाला चीज़ नहीं आएगा. लेकिन व्हेन यू कंपेयर हैंड राइटिंग विद फिंगरप्रिंट्स, जो दो लोगों का सेम नहीं होता है, बट व्हाट आई थिंक इज़ मेरा खुद का हैंड राइटिंग कभी भी सेम नहीं होता है. मैं हर 1 घंटे में हैंड राइटिंग चेंज कर देती हूँ अपनी, बट फिंगर प्रिंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो हाउ डज इट हैपन? इज़ इट हैपनिंग बिकॉज मैं खुद ही एज अ पर्सन चेंज हो रही हूँ, या मेरे मूड्स चेंज हो रहे हैं? वाई इज़ माई हैंड राइटिंग ऑलवेज डिफरेंट? Okay. So your handwriting, what you see, what anybody sees as a layman, is just tip of the iceberg. Okay. तो इट्स ओके. जो आपने बोला ना मूड चेंज हो रहे हैं, डेफिनेटली अगर अभी मैं बोलूँ आप बहुत खुश होकर लिखोगे ना, सो योर हैंड राइटिंग विल ऑटोमेटिकली बी अ लिटिल अपलिफ्टेड. बट अगर थोड़ी देर में आप बहुत गुस्से में या बहुत डिप्रेस्ड फील करके लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली वो थोड़ा डाउनवर्ड चल जाएगा. सो डेफिनेटली ऑन द टिप वो चेंजेस हल्के फुल्के आते हैं, बट कोर चेंज नहीं होता है. कोर वैल्यू, दैट्स द 80% ऑफ द आइसबर्ग वी कांट सी. देयर वी कम इन. दैट्स व्हाई आई सेड कि इट्स एन आर्ट, बिकॉज यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स एंड द वर्ड्स. सो वहाँ पे जैसे आपका स्लांट हो गया, जैसे आप कितना प्रेशर देते हो, वो सब कुछ कुछ चीज़ें ना जो एक एक बार में नहीं बदलेंगे. दैट इज़ समथिंग कि एक ओवर टाइम अगर आप कोई ओवर द टाइम आपका एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कोई एक्सपीरियंसेस हो गया, या फिर कोई एक ऐसा ही एक्सपीरियंस जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, तो आपके हैंड राइटिंग में चेंजेस आ सकते हैं. ओके. जैसे मैं खुद के ही सिग्नेचर की बात करूं, तो मेरे नाम में 2 ए आते हैं, BHAVISHYA. मैं दोनों एज़ को डिफरेंट तरीके से लिखती हूँ. एक ए को मैं पूरा बना के लिखती हूँ और दूसरे ए को मैं ऐसे ज़्यादा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता. तो जब मेरी हैंड राइटिंग में 2 एज़ डिफरेंट है, व्हाट डज़ दैट मीन? इट मीन्स पहला है, आपने जैसे बताया आपके स्पेलिंग के हिसाब से वन मीनिंग कैन बी कि जब आप बीच में होते हैं, स्टार्ट करते हैं, आप चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं, टुवर्ड्स दी एंड आपका लास्ट ईयर आता है. समटाइम्स इट कैन बी कि लास्ट तक हमारा एटीट्यूड चेंज होता है Okay. कुछ करने के लिए. सो दैट कैन बी अ मीनिंग. डिफरेंट एज मीन्स डिफरेंट पर्सनैलिटीज़. सो क्या होता है, आप देखोगे अगर मैं आपको पूरा एक हैंड राइटिंग सैम्पल भी लिखने बोलूँगी ना, सेम लेटर को आप बार बार सेम नहीं लिखोगे. बहुत वेरिएशंस होते, इसीलिए हम एक बार एक लेटर को देख के जज नहीं करते. वी चेक द फ्रीक्वेंसी कि सपोज अगर लेटर ए, यू हैव गिवन मी एन A4 साइज सैम्पल पूरा, एंड अगर लेटर ए आप 50 टाइम्स लिखे हो, उसमें आप 3 टाइप का ही लिखे हो, बट देयर इज़ वन ए जो आपने 30 टाइम्स लिखा है. सो दैट इज़ गोना बी द मोस्ट डोमिनेंट ए. 20 and 10 टाइम्स विल मैटर अनडाउटेडली, बट 30 वाला इज़ द मोस्ट डोमिनेंट वन. ओके. तो एक किसी की भी एक सिग्नेचर से हम उसके क्या क्या ट्रेड्स को पता कर सकते हैं? बहुत कुछ पता कर सकते हैं आप सिग्नेचर से. can you name सिग्नेचर few? इज़ योर सिग्निफिकेंट नेचर. इफ आई जस्ट ब्रेक इट डाउन, इट इज़ टेक्निकली, आप पहले सोच के बताओ, आपने जब सिग्नेचर बनाया है, आज तक आप सिग्नेचर क्यों यूज़ करते हो? किसी और के लिए? यू यूज़ इट ऑन योर चेक बुक्स, यू यूज़ इट ऑन पार्सल्स, डॉक्यूमेंट्स, लीगल पेपर्स पे. आप कभी सिग्नेचर खुद के लिए नहीं करते हो.
हैंड राइटिंग आप खुद के लिए लिख सकते हो, अपना नोट्स के लिए. सो सिग्नेचर इज़ योर पब्लिक इमेज, वो इमेज जो आप दिखाना चाहते हो दैट you're doing a signature, that's how you want me to perceive you, that's how you want the public to perceive you. ओके तो सिग्नेचर से आपका जो पब्लिक इमेज है वो बाहर आएगा. ओके एंड सर्टेन ट्रेट्स जो आपको पता चलता है इज़ योर कॉन्फिडेंस लेवल, कि हाउ डू यू लाइक स्पेंडिंग योर फ्री टाइम, कि आप कितने ओपन या सीक्रेटिव हो यू नो इन पब्लिक, एंड अ लॉट मोर थिंग्स. Can you analyze my signature if I do that? Absolutely, why not? So I'll do my signature and let me see if you can, you know me better than I know myself. So आपका फुल नेम है भविष्य सिंधवानी. Yeah. What I find सबसे पहले what jumps out in your signature is कि आपने दो कल्चर्स को साथ में इमलगेट किया है. भ you're writing in हिंदी एंड बाकी आप इंग्लिश में जा रहे हो. सो इट्स ट्राइंग टू शो कि यू वांट टू स्टिक टू योर रूट्स, यू वांट टू यूज़ इट टुडे. आप कंफर्ट भी अपने रूट्स में ढूंढते हो. ओके Okay. आपका इनिशियल लेटर जो है, फर्स्ट लेटर, दिस इज़ बोल्ड, इट्स मेकिंग अ स्टेटमेंट. सो इट्स शोइंग कि आप पब्लिकली अपना कॉन्फिडेंस रखेंगे. एंड टू यू नो एड ऑन टू योर कॉन्फिडेंस, ये जो अंडरस्कोर आप बनाते हो, it's adding on to your confidence by saying I have confidence in myself, yet अगर मेरे लाइफ में मुझे कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट करना हो, I have the ability to create my own platform when you're doing the underline, क्योंकि आप खुद के नाम को नीचे सपोर्ट दे रहे हो. This can also mean sometimes you know कि कहीं आते जाते you would also not mind कभी कोई और आपको सपोर्ट कर दे, that's okay, but you have the ability to you know support yourself, create your own platform, this underline. Now आप अगर देखो एक चीज़ जो मिसिंग है आपके राइटिंग में, दैट्स योर सरनेम. सो आप क्या कर रहे हो, अपना स्पेस ले रहे हो, दैट्स योर नेम स्पेस. यू आर नॉट गिविंग स्पेस टू योर सरनेम. सरनेम हमारे फैमिली ओरिएंटेशन एंड हमारे प्रोफेशन को डिफाइन करता है. सो व्हेन यू आर कमिंग आउट एज अ इंडिपेंडेंट वुमन हु वांट्स टू बी नोन फॉर हर सेल्फ, हु वांट्स यू नो कि मेरा आइडेंटिटी मेरे नाम से हो या मेरे हिसाब से हो. दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेट ऑल्सो, बट समटाइम्स इससे हमारे प्रोफेशंस में ऊपर नीचे हो जाता है, बिकॉज आप उसको रिमूव ही कर दियो पब्लिकली. सो पब्लिकली इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ रिकग्निशन फॉर योर प्रोफेशन, ये कहीं ना कहीं आपको पुल बैक कर सकता है. Okay. So that can be one thing. Second, you are creating your name, you're creating your public image. But see what you've done, you've cut your own name. आप देख रहे हो, आपने वाई को काट दिया है. सो आप क्या कर रहे हो, आप अपना ही इमेज क्रिएट करोगे. You'll do something for yourself, and sometimes you'll do something, either you're going to be very self-critical or you know you're going to do something कि बस मैं नहीं करूँ ये चीज़, या you'll pull back from it, or you'll do something to मतलब अगर आपका काम बनते बनते बिगड़ेगा भी ना, तो you will be the वजह of that, Okay. not somebody else for it. So this is one of the things. So if I can suggest, आपको पूरा नाम लिखना चाहिए. This is a beautiful thing that you've done. साथ में मिलाने का आपने फ्लूइडिटी भी डाला अपने थॉट्स को, सो दैट यू आर एबल टू लिंक थॉट्स यू नो प्रॉम्प्टली, आप कर सको चीज़ों को. तो माय सजेशन वुड बी कि आप भविष्य लिखो, पर उसके साथ अपना सरनेम भी डालिए, एंड ये कट डेफिनेटली डू एन अंडरस्कोर, बट मे बी ओवर हियर या और नीचे करिए जहाँ मैंने किया है, सो दैट यू डोंट कट योर सेल्फ. Okay. All right. तो like you said before, मेरे नाम में 2 ए हैं. पहला वाला ए इफ़ यू कैन सी कंप्लीट है, और दूसरा वाला ए थोड़ा सा इनकम्प्लीट you're है. starting with so much of effort. आप अपना साइज देखिए, राइट, एंड यू वेरी एक्शन ओरिएंटेड, बट नीचे आते आते आपका ए का साइज इतना श्रिंक हो गया है, एंड ए का लेजिबिलिटी इस ए के सामने पे बहुत कम है. सो आप समझिए, बाय द टाइम you're finishing, you're reaching your finish line, one, you're cutting yourself, and second, you're losing the zeal to complete it also, or you're losing the zeal to complete it with the perfection you started it with. Okay. So if I have to change something, तो मैं क्या पूरा नाम ही अपना बड़ा बड़ा लिखूं, मतलब आपका नाम बहुत सुंदर से लिखा हुआ है. द साइज ऑफ योर सिग्नेचर इज ऑल्सो गुड, बिकॉज इनिशियल मीन्स फर्स्ट इम्प्रेशन, वो आप अच्छा डाल रहे हो. ये आपका साइज ठीक है. यू नीड टू जस्ट कंप्लीट दिस ए प्रॉपरली लाइक दिस. Okay. आप इसी के साइज, आप देखो ये इसका हाफ साइज है, एंड इट्स नॉट इवन लुकिंग लाइक ए, इट्स लुकिंग लाइक अ रिबन और समथिंग. सो उसको आप कंप्लीट करो, एंड आपका सरनेम ऐड करो.
And this will help me improve habits, or what all things can I ये improve with आपका this? पब्लिक इमेज को इन्हांस करेगा. Okay. लाइक यूर अ कंटेंट क्रिएटर, सो इन योर कंटेंट क्रिएशन यू नीड पीपल टू recognize you for your profession also, right? Not just somebody who is Bhavishya, but you also want somebody to recognize you as Bhavishwani, right? So that part आप ऐड करोगे. जब आप ये कट नहीं करोगे, उससे क्या होगा? You are not gonna self sabotage, Okay. right? आप अपना कुछ बनाओगे, अपना कुछ क्रिएट करोगे, अपना प्लेटफॉर्म. उसी से आप ये नहीं करोगे कि मैं अपने आप को ही मतलब पुल बैक कर रही हूँ. Okay. एंड व्हेन यू कंप्लीट योर एज द एंडिंग प्रॉपर्ली, इट मीन्स हाउ यू गोना स्टार्ट. आप फिनिश भी उसको प्रॉपर्ली करेंगे Okay. विद परफेक्शन. और ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा मेरे अंदर जस्ट बाय चेंजिंग माय सिग्नेचर. सो द प्रोसेस इज कि ये आपको, इसे हम ग्राफोथेरेपी बोलते हैं. यू हैव टू प्रैक्टिस इट डेफिनेटली. Okay. देयर इज अ प्रोसेस. किसी में कुछ दिन लगते हैं, 21 डेज, 30 डेज. वी नो कि ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करके अडेप्ट करने में मिनिमम 21 डेज लगता है. सो एटलीस्ट उतने दिन प्रैक्टिस करेंगे आप. धीरे धीरे करके इट विल स्टार्ट गेटिंग इन योर सबकॉन्शियस. इट्स लाइक फेक इट टिल यू बिकम इट. Okay. सो तब तक आप प्रैक्टिस करोगे एंड देन वन डे यू विल सडनली रियलाइज कि हाँ, now it's coming in me. I started doing it like this very effortlessly. So when you do that, you're going to get your results also. Okay. So suppose अभी since you are with me, you told me कि मेरे को क्या क्या चेंज करना है और मैं बेटर हो सकती हूँ with something you called graphotherapy. Graphotherapy क्या होता है? Graphotherapy is trying to rewire your brain. मतलब आपका जो पेन होता है ना, जब आप लिख रहे हो, वो आपके सब कुछ को लीक कर देता है, आपके पर्सनालिटी को. एंड वही पेन टेक्निकली आपको हील भी कर सकता है. सो ग्राफोथेरेपी से, लाइक आई सेड, हैंड राइटिंग इज़ अ साइंस. आपके न्यूरो पाथवेज आपको गाइड करे लिखने में. वी कॉल इट ब्रेन राइटिंग. सो व्हाट हैपन्स इन ग्राफोथेरेपी, डिसाइडिंग सर्टन स्ट्रोक्स जो आप सोच रखे हो और हाउ यू वांट टू बिकम, हाउ यू वॉन्ट टू शेप योर पर्सनैलिटी. हम क्या करते हैं ना, हम गाइडेड स्ट्रोक्स बनाते हैं ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम. जनरली मतलब वी ट्राई डूइंग इट एटलीस्ट फॉर 30 डेज एक प्रोसेस में. एंड उससे क्या होता है, वी आर ट्राइंग टू रिवायर योर ब्रेन. यू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट मैनर. सपोज अ पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ इस्टीम इशूज़, कि उनका सेल्फ इस्टीम बहुत लो है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मे बी दे हैव अ वर्क where they have to be publicly out. So what we start doing, we try to enhance their self-esteem Okay. through handwriting. Over a course of period, वो प्रैक्टिस करेंगे, उससे खुद के अंदर उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. Okay. खुद का सेल्फ इमेज दे फील कि हाँ, इट्स बेटर नाउ. तो बिगनर्स के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो वो फॉलो कर सकते हैं जिससे वो अपने बिहेवियर चेंज कर सकें, जो वो अचीव करना चाहते हैं वो कर सकें. फॉर एग्जांपल किसी में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो कुछ हैंड राइटिंग में ऐसा चेंज करके वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं. तो कोई ऐसे स्टेप्स हैं जो बिगिनर्स फॉलो कर सकते हैं? Absolutely. So there are certain very easy to do exercises हम जो करते हैं. हैंड राइटिंग स्ट्रोक्स एंड पैटर्न्स होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, सेल्फ इमेज. आई थिंक आज के डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज़ पीपल फेसेस, अंडर कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ इमेज. उसके लिए क्या होता है ना, टी बार इज़ द बेस्ट थिंग. कि आप जब टी बना रहे हो, फर्स्ट थिंग यू कैन डू टू इम्प्रूव योर सेल्फ इमेजेस, जब आप टी बनाते हो एंड यू कीप इट वेरी लो, ओके. दिस इज शोइंग कि मैं अपने गोल्स को बहुत कम रख रही हूँ. दैट मीन्स आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ कि मेरे केपेबिलिटीज़ इतने कम हैं. ओके. दैट्स योर सेल्फ इमेज. रादर देन दिस, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का बेस्ट तरीका है कि आप टी बार थोड़ा ऊंचा बनाओ. ओके. सो उससे क्या होता है, आई एम एनहांसिंग माई सेल्फ, आई एम एनहांसिंग माई गोल्स, कि ठीक है, मैं Okay. आई एम एटलीस्ट केपेबल ऑफ अचीविंग दिस मच. सो दिस इज़ वन थिंग. सेकेंड है, जैसे आपके सिग्नेचर का इनिशियल है, जब आप फर्स्ट लेटर लिखते हो, दैट मीन्स यू आर स्टार्टिंग विद कॉन्फिडेंस, यू आर मेकिंग योर फर्स्ट इम्प्रेशन ब्यूटिफुल. सो ऑलवेज हैव योर इनिशियल्स राइट एंड करेक्ट. सो आई थिंक दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अगर आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना हो. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए तो यू टोल्ड कि लेटर टी को आप बार अप करो. सपोज किसी को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो ये टी का हो गया. किसी को अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है और वो ठीक करना है, कुछ उसके लिए भी है. सो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आप सोचिए कहाँ से आ सकती है. एक प्रॉब्लम होता है कि कोई सुनता नहीं हो, राइट, एंड दूसरा बहुत टॉकेटिव हो, वो प्रॉब्लम हो सकता है. सो जो सुनता नहीं है, उसके लिए हम उसके कान को खोल सकते हैं. दैट इज ओपन द ईयर्स बाय ओपनिंग लेटर ई. ये जो लूप है ई का, यू आर गोना ओपन इट रादर देन
ऐसा क्लोज ई बनाने का. Okay. So that what happens, we're trying to open their ears, they will listen. That improves the relations. Second होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, honesty, integrity. क्या होता है, दिस कॉल्ड अ लाइंग लूप इन द हैंड राइटिंग. जब आप ओवल्स बनाते हो ऐसे या फिर ऐसे, so ये जो बीच के लूप्स आ रहे हैं ना, दैट्स लाइंग लूप. तो इसको आप क्लियर करो बाय मेकिंग क्लीन ओवल्स. सो दिस विल मेक यू कम आउट एज अ मोर ऑनेस्ट पर्सन, दैट आई हैव नथिंग टू हाइड. दैट विल इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स. ओके, सो हमारा हो गया कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, रिलेशनशिप इम्प्रूव करना, बट सबसे ज़्यादा लोगों को जो चाहिए होता है वो पैसा. किसी को फाइनेंसेस अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं. कोई टेक्निक है कि हम अपनी हैंड राइटिंग चेंज करके अपने फाइनेंस चेंज कर सकें या मनी अट्रैक्ट कर सकें? ओके, सो द थिंग इज़ अबाउट हैंड राइटिंग कि आपको एंड का नहीं पता है कि मतलब आप फाइनेंस अट्रैक्ट कर सकते हो, ये चीज़ मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती हूँ. बट वॉट आई कैन डू इज़ कि मैं आपको इस पाथ में ला सकती हूँ. आई कैन टर्न यू टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन वेयर यू नो अट्रैक्टिंग मनी वुड बी ईजियर फॉर यू. सो अब आप सोचिए, पैसे कमाने के लिए आपको अपना कर्म करना होगा, दैट इज़ योर एक्शन. एक्शन इज़ वॉट, अगर आप अपने बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, अपर हाफ इज़ अबव योर हेड अबव योर शोल्डर्स, मिडल पार्ट इज़ योर होल बॉडी जो आपका डे टू डे वर्क करता है, एंड लोअर पार्ट इज़ बिलो द बेल्ट, राइट. सो बिलो पार्ट इज़ वेयर यू डू एक्चुअल एक्शन, आप जाते हो कुछ करने के लिए. सो नाउ थिंक अबाउट फ्यू लेटर्स जो नीचे की तरफ जाता है, लाइक वाई, जी. वाई, जी, यस. सो वाई इज़ द लेटर जो हम मनी से रिलेट करते हैं. सो अगर मैं ये एक लाइन बनाऊँ, दिस इज जस्ट थिंक ऑफ इट एज एन इमेजिनरी लाइन जहाँ पे हर लेटर्स सिट करते हैं. नाउ इफ आई मेक अ वाई, आई एम गोइंग डाउन टू डू माई एक्शन एंड आई लीव देयर. तो मैं बैक टू माई जोन ऑफ टुडे नहीं आ रही हूँ. सो दिस इज समथिंग विच आई एम लिविंग इनकम्प्लीट. अब आप सोचो, मैं वाई बनाऊँ, मैं नीचे जाऊँ, बट आई कम बैक टू माई जोन ऑफ रियलिटी, दैट्स टुडे. दैट मीन्स मैं नीचे जा रही हूँ, अपना एक्शन कर रही हूँ, and I'm putting in my emotions and effort to come back. Okay. That's how I'm attracting something. Because मैं कुछ कर भी रही हूँ तो मैं सिर्फ सपने ख्याली पुलाव नहीं कर रही हूँ. I'm coming back to my reality. So this is something very important कि आप ये जो लोअर जोन के लूप होते हैं नीचे के, उसको आप कंप्लीट करें. अगेन लूप्स भी बहुत टाइप के होते हैं, एकदम छोटा या एग्जैजरेटेड नहीं, बिकॉज एग्जैजरेशंस आर ऑल्सो नेवर गुड. बहुत छोटा भी अच्छा नहीं होता है. सो मेक इट at par with your letter Y and come back. So that is the best way, one very good way to attract money. बट सिंस यू आर अ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, तो आपने अपनी लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस कर रहे हैं, अपनी हैंड राइटिंग में ऐसे क्या चेंजेस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ एक्चुअली इम्प्रूव हो गई हो? Okay, so one very big thing is that I'm sitting here क्योंकि I have been a very camera shy person and that was one very big cause was my self-limiting beliefs. So जैसे मैंने आपको टी बार के बारे में बताया, I also realized कि my टी bars were not at par. When I started increasing it, now my टी bars are high, तब मुझे realize हुआ कि I had a lot inside me, a lot of capabilities to even expand in my subject. धीरे धीरे करके I was able to come out that way. Second बहुत important चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में चेंज किया was ना, I had this thing of self-consciousness towards people का judgment. क्या बोलेंगे कोई क्या सोचता है एंड एवरीथिंग, एंड इवन अ वर्ड ऑफ देयर्स वुड इम्पैक्ट मी. सो आई चेंज दैट. वो दिखता है हमारे सेंसिटिविटी टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म हम बोलते हैं. सो इट्स लाइक लेटर डी के ऊपर जो एक लूप बनता है आपका, व्हेन यू मेक योर डी एक नॉर्मल बनता है और दिस डी इज़ लूप वाला डी. सो व्हेन यू मेक लूप इन द डी ना, सो आप क्या कर रहे हो, डी शोज योर फिजिकल लाइफ, योर फिजिकल एक्टिविटीज़ और यू नो समथिंग रिलेटेड टू योर फिजिकल. अब उसमें आप जब लूप डालते हो, लूप क्या होता है, इमेजिनेशन होता है, बिकॉज यू आर एक्सपैंडिंग इट, यू आर एक्सपैंडिंग योर माइंड. ऊपर जाके लूप बनता है. सो आप जब वो एक्सपैंड करते हो तो उसमें क्या होता है, यू आर पुटिंग इन एक्स्ट्रा इमोशंस एंड दैट इज़ इंक्रीजिंग योर सेंसिटिविटी व्हेन मेड इन लेटर डी. So I was very sensitive, but then I made a conscious choice to change it, and now I'm like, it's okay. What I want to do, what I'm good at, I'm gonna do it anyways. मैं सुन ज़रूर लूँगी अगर कोई अपना कमेंट्स दे रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, बट देन end of the day it's my call whether to move forward with it or not. So yeah, these were two very important things that I did. Also,
when I was choosing my partner, I did that. So मैंने कुंडली मैच करने के पहले हैंड राइटिंग मैच किया था. So yeah, that also Okay. really turned out really well for me. तो शादी.com पे यू हैव योर जॉब फिक्स्ड. शादी.com से आई थिंक बेटर चीज़ होता है. शादी.com पे आप लड़का या लड़की ढूंढो एंड फिर पहले उनका सैम्पल मिलाओ. Before you go into fixing and matching your kundali and the stars, it's much better that you come also do your handwriting samples ka matching. Okay. Okay. It's taking some time for me to digest this. अच्छा ऐसे कर सकते हैं, सपोज जैसे हम पंडित के पास जाते हैं कुंडली मिलवाने, तो हम आपके पास आ सकते हैं हैंड राइटिंग मिलवाने. एब्सोल्युटली. एंड लोग आते हैं बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि आप सोचिए कुंडली क्या है, आपके स्टार्स है. इट्स व्हाट द स्टार्स हैव गिवन यू, राइट. दैट्स व्हाट एस्ट्रोलॉजर विल कम एंड टेल यू कि आपके इतने गुण मिलते हैं एक दूसरे से एंड एवरीथिंग. बट हैंड राइटिंग से क्या है, व्हाट यू आर, व्हाट यू हैव मेड योर सेल्फ टू बी. आज के दिन अगर मैं आपको बोलूँ कि लड़का लड़की का स्टार्स बहुत मिल गया, सो पंडित है सेड यस, लड़का शांत है, लड़की थोड़ी गुस्से वाली है, पंडित ने बोल दिया. बट आप एक बात बताओ, लड़का शांत है बट अगर वो बहुत स्टबन हुआ तब आप क्या करोगे. एक स्टबन है एंड लड़की हैज़ एंगर इश्यूज. दैट इज़ अ वेरी बिग कॉन्फ्लिक्ट, राइट, बिकॉज शी इज़ जस्ट गोना बी ऑन हिम फायर्ड अप ऑल द टाइम एंड ही विल नॉट लिसन ओनली. सो दैट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट. वो चीज़ आपको कुंडली से नहीं पता चल सकती है, वो आपको हैंड राइटिंग से पता चलती है. सो आई एम नॉट निगेटिंग द फैक्ट कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर कुंडली मिलाओ तो वो गलत है. दैट्स राइट, बट दिस कैन एड ऑन टू इट बिकॉज ये एक ऐसा चीज़ है ना कि मतलब इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द क्वालिटीज़. कि आपको अगर कोर पता चल जाए इंसान का तो यू ऑल्सो नो वॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पर्सन. बट हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि सपोज अभी उसका वाई छोटा है, लेकिन शादी के बाद हम उसके वाई में चेंजेस लाएं और वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए. बट दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, नो. दैट इज़ अगेन इफ़ द पर्सन इज़ विलिंग टू मेक चेंजेस इन द राइटिंग. क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि अगर आप बोल दोगे तो वो लिख देगा वैसे. एंड एक दिन का प्रोसेस है नहीं. द पर्सन ऑल्सो नीड्स टू हैव देयर डेडिकेशन कि हाँ आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू पुट इन द प्रैक्टिस दैट्स रिक्वायर्ड टू इवन चेंज माई पर्सनैलिटी. सो जैसे आजकल मैक्सिमम केसेस में आई थिंक एवरी 1 out of 4 or 5 person इज़ सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन. तो ये हमें उनकी हैंड राइटिंग में दिखता है. एब्सोल्युटली. ये क्या हम चेंज कर सकते हैं? किसी क्लिनिकल डिप्रेशन में जो पेशेंट है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं उसकी हैंड राइटिंग चेंज करके. सो हम क्लिनिकली डायग्नोस नहीं करते, डेफिनेटली दैट वुड बी रॉन्ग टू इवन से. बट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज ट्राई टू अपलिफ्ट द मूड. एग्जाम्पल, कोई डिप्रेस्ड फील कर रहा है तो आप सोचो इफ़ राइट नाउ आई से कि यू फीलिंग सैड, हाउ डू यू इमेजिन योर हैंड राइटिंग वुड बी. स्ट्रेट लिखोगे, ऊपर जाता हुआ लिखोगे या नीचे जाता हुआ लिखोगे. इतना कभी मैंने नोटिस ही नहीं किया. मतलब ठीक है. सो व्हेन यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, व्हाट्स हैपनिंग इन योर बॉडी, यू आर पुलिंग डाउन, राइट. इट्स लाइक द ग्रेविटी इज पुलिंग यू डाउन. वैसे ही इट्स लाइक योर हैंड राइटिंग इज फॉलिंग डाउन. तो आपके जो लेटर्स है या सेंटेंसेज होंगे या शब्द होंगे सब गिरने लग जाएंगे. Okay. सो इट्स शोइंग कि यू आर फीलिंग डाउन, यू आर फीलिंग लो. इट्स वन ऑफ द सिम्टम्स. इट्स नॉट कि एक चीज़ से पता चल जाएगा कि डिप्रेशन हम डायग्नोस कर देंगे, लेकिन बहुत चीज़ों का मिक्स होता है जिससे पता चल जाता है कि हाँ दिस पर्सन इज़ फीलिंग लो, डिप्रेस्ड. उनका प्रेशर बहुत बार वीक हो जाएगा, अनइवन स्पेसिंग होगा, दे विल लीव द लेटर्स अनरिटन कि कंप्लीट ही नहीं करेंगे बिकॉज दे डोंट हैव द ज़ील टू कंप्लीट इट. सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जैसे जो डिप्रेशन को दिखाएगा. एंड डेफिनेटली वी कैन वर्क ऑन इट. हम फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बोला फॉलिंग बेस लाइन है, विल ट्राई कि उनका हम अपलिफ्ट कराएं एंड जो चीज़ें हैं हम उस पर वर्क कराएं उनको. मे बी वी गिव देम अ फ्यू पैटर्न्स टू फील हैप्पियर, मोर यू नो, feel more excited to do something and all. So that is for depression. Stress, anxiety are also same. आप सोच के देखो, अभी अगर मैं बोलूँ you're feeling a lot of anxiety inside, I give you a pen and a paper, you'll realize कि कभी कभी आपका हाथ शेक करेगा लिखते लिखते. कभी कभी you will be writing with pressure, then you'll be like पेन ही नहीं पकड़ा जा रहा है, बस आप फेदर टच दे के लिख रहे हो. सो कितना अनइवननेस आपके प्रेशर में आ जाएगा, आपका राइटिंग कितना वीक लगेगा. आपके राइटिंग में ट्रेमर्स भी हो सकते हैं क्योंकि यू आर फीलिंग एंग्जाइटी एंड यू आर फीलिंग अ लिटिल शेकी अबाउट इट. सो दीज आर वेरी डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट साइंस, एंड उनको स्टैक करके आपका हर चीज़ पता चलेगा उसमें. सबसे बड़ा मिथ क्या है एक हैंड writing में? हैंड राइटिंग में
The most common question I'm asked is whenever people get to know about my field, चरी मेरा फ्यूचर प्रिडिक्ट करके बताओ. आई एम लाइक वी आर नॉट प्रिडिक्टर्स. हम आपको आज बता सकते हैं what you're today, how your personality has shaped and what experiences, maybe for example कोई एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा आप बचपन में गए, दैट हैज शेप्ड यू टुडे. मे बी सम फॉर्म ऑफ physical emotional abuse you went through, because of which today you have a lot of anti trust issues. आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हो, आप में फियर ऑफ इंटीमेसी आ गया है. वो सब चीज़ें आपके राइटिंग में आ जाई है. हम आपके बैक साइड में जाके उसका वजह निकाल सकते हैं, व्हाट योर पर्सनैलिटी इज़ टुडे, बट हम आपका फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते. व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम आपको फ्यूचर में व्हाट्स योर डिज़ायर्ड गोल और योर डिज़ायर्ड पर्सनैलिटी, हम उसके डायरेक्शन में आपको मूव करा सकते हैं बाय एडिंग इन और सब्ट्रैक्टिंग डिफरेंट ट्रेट्स. क्या अगर कोई इंसान लेफ्टी है, लेफ्ट हैंड से लिखता है या राइट हैंड से लिखता है, ये भी कोई ज़रिया है उनकी हैंड राइटिंग पता करने का, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दिस इज़ अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स जो लोगों को लगता है कि लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है पता चल जाएगा. नहीं, इट डज़ नॉट मैटर. इट डज़ नॉट मतलब इवन मेक अ डिफरेंस इन योर हैंड राइटिंग स्ट्रोक. आई एम अ लेफ्टी, सो इट डज़ नॉट मैटर. बट आजकल के ज़माने में बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली लिखते हैं. स्कूल या कॉलेज के बच्चे हैं जो लिखते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल हैव शिफ्टेड टू कीबोर्ड्स और डिजिटल पैड्स. सो अब हैंड राइटिंग का कोई रोल नहीं रह गया है किसी की लाइफ में, तो उनकी पर्सनालिटी चेंज नहीं हो पाएगी, या एनी सजेशन फॉर देम कि वो कुछ लाएं अपनी लाइफ में जिसकी वजह से उनके ट्रेट्स इम्प्रूव हो जाएं या उनके हैबिट्स इम्प्रूव हो जाएं? So that was a very nice quote when I'd read very long back, that there will come a time a man will be stuck to a stupid box, losing their ability to think and feel. अब आप सोच के देखिए, this is what's happening to us. अभी अगर आपको किसी ने कोई प्यारा सा मैसेज भेज दिया, आप काम कर रहे हो, आप काम करते करते क्या करोगे, यू विल पिक इट अप. इफ इट्स अ फनी जोक यू लाइक हा हा हा, कीप इट. यू नॉट इवन स्माइलिंग अबाउट इट. समबडी जस्ट रोट आई लव यू भविष्य, आप देखोगे लव यू टू, रख दिया. यू नॉट इवन फीलिंग दैट थिंग, राइट. बट वही एक लव लेटर आता था, पी एस आई लव यू नीचे लिखा हुआ था, दैट बॉट यू जॉय, दैट बॉट यू स्माइल, राइट. दैट वाज फील थिंकिंग. अब अगर अभी मैं आपको बोलूँ भविष्य, दिस इज़ माई ग्रोसरी बिल, ये 15 सामान मैंने खरीदे, आप प्लीज़ मुझे बता दो इसका टोटल क्या हो रहा है. व्हाट आर यू गोना डू? व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन? हाउ विल यू कैलकुलेट इट? कैलकुलेटर. आप सोचो हमारे ज़माने में इतना बुरा हाल हो गया है. पहले ज़माने में क्या होता था, आई हैव सीन माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई ग्रैंड फादर डू दिस, कि वो अपना बैलेंस शीट का कैलकुलेशन दोनों तरफ ऑन हिज फिंगर्स करते थे. दैट वाज देयर मेमोरी पावर. So technically what I'm trying to say is कि your handwriting activates the brain, every part of your brain. इससे क्या होता है, आपका मेमोरी बढ़ता है, आपका रिटेंशन बढ़ता है, इससे आप चीज़ों को थिंक और फील कर पाते हो. एवरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का अगर आप कहीं कोच सुनते हो या आप उनके कोई टॉक्स सुने होंगे, दे ऑलवेज से राइट योर गोल्स. वाई? यू हैव टू राइट योर गोल्स बिकॉज यू आर पुटिंग इन द एनर्जी, द एफर्ट, यू आर पुटिंग इट कि आई एम दिस और दिस इज़ वॉट आई विल अचीव. आप फ़ोन पे लिखते हो ना, आप लिख के छोड़ देते हो, आप भूल भी जाओगे. बट वेन यू आर राइटिंग इट अपने हाथों से, तब यू विल पुट इन द एक्चुअल एफर्ट टू इट. यू विल एक्चुअली हैव द फीलिंग कि हाँ मैंने कुछ किया है. सो योर ब्रेन विल बी एक्टिवेटेड, योर सेंसेस विल बी एक्टिवेटेड, आपका मोटर स्किल्स बढ़ता है, आपकी रिटेंशन पावर बढ़ती है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इन राइटिंग इम्प्रूव्स. इनफैक्ट आप जब लिखते हो, आप सोच के देखो, आप लेफ्ट से राइट लिख रहे हो, योर हैंड्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड देन इट्स गोइंग आउट, योर हैंड्स आर कमिंग इनसाइड, फिर आप रिलीज़ कर रहे हो. इससे आपका एनर्जी रिलीज़ होता है. अगर कभी एंग्जाइटी या थोड़ा स्ट्रेस भी फील कर रहे हो ना, इफ़ यू राइट इट डाउन, यू ऑटोमेटिकली विल फील कि मेरे बॉडी में मुझे बेटर फील हो रहा है, बिकॉज यू आर रिलीजिंग द एनर्जी, बिकॉज यू आर राइटिंग इट आउट. व्हेन यू आर क्लटर्ड इन योर हेड कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, सो इतना सा स्पेस में आप कितना कुछ लेके बैठ सकते हो. बट व्हेन यू राइटिंग इट डाउन, व्हाट्स हैपनिंग, यू आर गिविंग क्लैरिटी ऑफ थॉट्स टू योर सेल्फ. उससे आपको क्लैरिटी मिलता है कि मुझे क्या क्या करना है, नहीं करना है. सो डिजिटल एज इज़ इम्पॉर्टेंट, डिजिटली कीपैड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू कैनॉट लीव हैंड राइटिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
यू गेव एन एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश और हिंदी जो हम लेफ़्ट से राइट लिखते हैं, पर अगर हम उर्दू की बात कर रहे हैं, राइट से लेफ़्ट लिख रहे हैं, उसमें भी सेम होता है? और सिर्फ ग्राफोलॉजी सिर्फ इंग्लिश में हो सकती है या किसी भी लैंग्वेज में काम करती है? ग्राफोलॉजी डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम करती है। राइट टू लेफ्ट जाते हो तो उसका भी अलग मीनिंग है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एक हैंड राइटिंग है विच आई कैन शो यू राइट नाउ, कैन यू टेल मी कि ये बंदा करोड़पति है या गरीब है या जेल में बैठा है, या ऐसा हम उसके प्रेजेंट सिचुएशन से पता लगा सकते हैं अगर वो अभी मुझे हैंड राइटिंग में कुछ लिख के दे? कोई करोड़पति है या नहीं इज़ नॉट समथिंग यू कैन जस्ट आउटराइट से। आप ये बता सकते हो कि उसमें क्या टेंडेंसीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके हैंड राइटिंग में आई सी एंड आई स्टैक अ फ्यू ट्रेट्स एंड सी अ लॉट ऑफ सक्सेस ट्रेट्स, सो आई कैन कम अप एंड टेल यू कि हाँ, द पर्सन हैज़ गुड लीडरशिप क्वालिटीज़, द पर्सन हैज़ अ विजन, वो विजनरी इंसान है, द पर्सन हैज़ एन इंटेंशन टू मूव फॉरवर्ड, मूव अहेड, द पर्सन हैज़ द एबिलिटी कि वो एक्शन जोन पे जाएगा, वो अपनी रियलिटी को भी चेंज करेगा वापस आके। सो दैट इज़ पॉसिबल। एक होता है जो आप बोल रहे हो समबडी नॉट सो वेल टू डू होगा, तो उसके हैंड राइटिंग में अगेन आई कैन नॉट कम अप एंड टेल यू उसके फाइनेंशियल बैंक अकाउंट में क्या अमाउंट है, बट व्हाट आई कैन से इज़ कि उसके टेंडेंसीज़ क्या है। अ पर्सन, आप सोच के देखो, अगर हुआ उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ है ऑफ विच आर पुटिंग हिम बैक, लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन है, इन नो डिटर्मिनेशन, कोई परसिस्टेंस नहीं है, सेल्फ इमेज भी बहुत लो है, एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उसके हैंड राइटिंग में, एंड एंटेंगलमेंट्स है कि मतलब बहुत कुछ करता है पर कुछ फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, ये वही है। तो आप खुद समझ पाओगे कि ऐसा इंसान के लाइफ में क्या चल रहा होगा। दिस इज़ वॉट यू कैन नो। कमिंग टू क्रिमिनल टेंडेंसीज, डेफिनेटली अगेन इट्स नॉट वन ट्रेट दैट कैन प्रूव कि ये क्रिमिनल है, बट अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रेट्स विल ऑलवेज टेल यू कि हाँ, इस इंसान के पास टेंडेंसीज ऐसे हैं। ओके, जैसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें लोग सुसाइड कर रहे हैं और अपना नोट लिख के जा रहे हैं कि मैं इसलिए सुसाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी बीवी या मेरे हस्बैंड ने परेशान कर रखा है एंड आई एम गोइंग टू डाई। तो उस टाइम जो उनके सुसाइड नोट है उनसे पता चल जाता है कि इफ़ दे आर लाइंग और दे आर टेलिंग द ट्रूथ, या फिर उनको उनका मर्डर हुआ है या एक्चुअल में सुसाइड हुआ है, ये पता लगा सकते हैं हम? टू एन एक्सटेंट यस। अगर सुसाइड नोट होगा या फिर कोई मर्डर किया हुआ में अगर किसी का फ्रेम्ड सुसाइड नोट होगा, तो देयर विल बी अ फ्यू ट्रेट्स जो डेफिनेटली मतलब ऑन पॉइंट दिखेंगे, क्योंकि एक सुसाइड करने वाले का आप समझो मेंटल स्टेट कैसा रहेगा। समबडी मस्ट हैव बीन फॉलन सो मच इनसाइड, समबडी मस्ट बी गोइंग थ्रू कितना मे बी एंग्जाइटी, प्रेशर, एंड dilemma and worry, confusion and self-criticism, that somebody would come to a point to take such a step. वही अगर somebody there's a foul play and the person का एक foul suicide note बनाया जाएगा, ये सब जो in between the line traits है वो आपको उस नोट में नहीं दिखेंगे फिर। ओके, तो पता नहीं चल पाएगा उस नोट से कि वो झूठ बोल रहा है या सच में वो सुसाइड करने जा रहा है? पता चलेगा, काफ़ी कुछ पता चलेगा। पता चल जाएगा। हाँ। जैसे एक क्रिमिनल है, उससे पूछा गया कि तुम पाकिस्तान से हो या अमेरिका से हो या जापान से हो, उसको नहीं बताना है, तो एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया, इससे पता करवाओ, और आपने सपोज़ आप गए वहाँ पे, आपने लिखवा के देखा कि तुम लिखो कि मैं जापान से हूँ, तो जब वो लिखेगा कि मैं जापान से हूँ, उसमें भी आप पता लगा सकते हो कि वो जापान से हैं या कहीं और से हैं? देर आर चांसेस कि हाँ, उसे कुछ लेटर्स या कुछ लाइंस लिखवा के देर आर चांसेस टू पिक आउट वेदर द पर्सन इज लाइंग और नॉट अबाउट इट। सो येस, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप ये कर सकते हो। सो यू आर अ लाई डिटेक्टर मशीन ऑल्सो। सो इट्स नॉट अ लाई डिटेक्टिंग मशीन, बट येस देर आर चांसेस टू अंडरस्टैंड, एंड फिर आप 1+1 को जोड़ के यू कैन ऑलवेज कम टू एन आंसर और अ कंक्लूजन। जैसे आजकल ब्रेकअप्स चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प और इलॉन मस्क के, दोनों अपना एक पार्टी बना रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ओके, सो आप देखते हो, लेट्स फर्स्ट डिकोड डोनाल्ड ट्रम्प्स सिग्नेचर। अगर आप देखोगे ना, व्हाट हिज सिग्नेचर इज, इट्स ऑल अबाउट माउंटेन्स, पीकी पीकी माउंटेन्स बना रखा है। वो लेजिबल है, फिर भी थोड़ा इलेजिबिलिटी है। दैट मीन्स ही इज़ अ मैन हु इज़ ट्राइंग टू शो कि आई एम डोमिनेंट। ही वॉन्ट्स टू यूज हिज पावर, शो हिज ईगो
कि यू नो my word should be the verdict, मेरा बात सब सुने, and somebody who wants to dominate others. On the other hand, अगर आप एलॉन मस्क का देखेंगे सिग्नेचर, सो इट्स अ वेरी फ्री फ्लोइंग, वो EL ऐसे करके लिखते हैं, सो इट्स अ वेरी फ्री फ्लोइंग थिंग. सो उनके सिग्नेचर में क्या होता है, फ्री फ्लो है. ही डज़ नॉट हैव द डिज़ायर टू बी कंट्रोल्ड बाय अदर्स. ही इज़ वेरी फॉरवर्ड ओरिएंटेड एंड अ विजनरी. उनका इंटेंशन है कि उनको कुछ क्रिएट करना है, इनोवेट करना है. सो वो आगे बढ़ना चाहते कि कल कैसे बहुत फ्यूचरिस्टिक एंड अमेजिंग बन सकता है. सो दीज आर टू सेपरेट थिंग्स. नाउ इफ यू ऐड दीज थिंग्स, a person who wants to dominate versus a person who does not want to be controlled, so that's a conflict, right? A person जो कुछ करना चाहता है but keeping their power, status, ego in front, and दूसरा एक person does not bother about other things. His only thing is that I am a visionary, I want to create for the future, I want to make changes or innovate for the future. यहाँ एक हो रहा है अपने कन्वीनियंसेस को देखेगा, दूसरा अपना फ्यूचर सबका देखेगा. सो वहाँ अगेन इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जा रहा है. इधर डोनाल्ड ट्रम्प के राइटिंग में आप देखोगे ही इज़ वेरी अग्रेसिव. उनके में आप देखोगे ऐसे जो माउंटेन्स है ऊपर इतने पॉइंटेड शार्प है ना, ही इज़ वेरी अग्रेसिव. ही इज़ अ पर्सन यू नो हु वुड वांट कि मैं जो बोलूँगा मेरा ही बात सुनो सब कोई, द वे आई वांट थिंग्स टू बी दैट शुड बी डन. Elon Musk does not like it. He is, you know, silently a genius. काम से काम का मतलब रखना है. He does not want to waste time. And that's, you know, the bullseye वाला thing कि मेरा ये काम है, मेरे को ये करना है, शॉर्ट में निपटाओ, काम आगे बढ़ाओ. So that is like both of these have such conflicting personalities कि अगर आप उनको मैच करो as a partners, so they're not complementing one another. Both of their traits are very conflicting to one another, because of which I believe their partnership could not work out. जैसे आप एक सिग्नेचर देख के पूरी कुंडली बता रहे हो, तो आई मीन व्हाट इज़ अ गुड हैंड राइटिंग अकॉर्डिंग टू यू? There is nothing called a good handwriting. ओके. So this is also a myth कि कोई good handwriting होता है या bad handwriting होता है. बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि you know I have a very bad handwriting. Okay. So that's all I say is कि जो मैंने आपको समझाया it's a science. आप जब लिख रहे हो, so आप क्या कर रहे हो, your brain is actually giving signals. तो आपका हाथ उतना जल्दी कोप अप नहीं कर रहा है, because of which you're being rushed. तो आपका handwriting क्या है, अच्छे से legible नहीं आ रहा है या सुंदर नहीं आ रहा है. So that there's nothing called a bad handwriting and there's nothing called a good handwriting. What might be right for me might not work for you. आपका intention है, for example, अगर you know I want to be a beautiful public figure, I want to be a well-known public figure. So there are certain traits which might work for you and they will not work for me. अगर कोई इंसान ऐसा है who wants to be you know जिसको एक कोवर्ट सा काम करना है, छुप के काम करना है, उसके लिए आपके जैसा सिग्नेचर या हैंडराइटिंग काम नहीं करेगा. They will have to hide it. So that is why अगर आप एग्जाम्पल लो नरेंद्र मोदी जी का, his signature has changed over time. So अगर आप सोचो फ्रॉम CM टू PM का जर्नी, वो जब CM थे, आप देखो उनका सिग्नेचर वॉज नरेंद्र मोदी एंड वो उनके लैंग्वेज में लिखा हुआ है, राइट. सो एंड पूरा नाम लिखा हुआ है. वो अपने तब उनका मेन कर्म क्या था, दैट ही हैज़ टू लुक आफ्टर हिज स्टेट. वो उसको ग्रो कर रहे थे, उनका इंटेंशन उसके ऊपर था. तो वो अपना पूरा नाम, पूरा सरनेम सब लिखते थे और अपनी लैंग्वेज में लिखते थे. अब आप उनका नया सिग्नेचर देखोगे ना, इट्स N विद एन N सर्कल, अंडरस्कोर एंड 2 dots. सो उसमें क्या डिफरेंस आ गया, नाउ ही इज़ अंडरस्टूड कि अब उनके ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैव एक्सपैंडेड. इट्स नॉट जस्ट स्टक टू वन कल्चर और वन स्टेट. अब उनको पूरे भारत के बारे में सोचना है. सो फर्स्ट दैट. सेकेंड, ही कैन नॉट वेस्ट टाइम नाउ, right? So he's not giving up all the effort to write the whole name. He's just writing an N, right? Underscore definitely confidence and everything दिखा रहा है. एक और चीज़, अगर आप उनका एक इंटरव्यू हुआ था, वहाँ उनसे ये सवाल पूछा गया कि फ्यूचर में how do you want people to remember you as? And he had a beautiful answer that I do not want people to remember me, right? So अब आप देखोगे उन्होंने अपने नाम से, सिग्नेचर से अपना पूरा नाम ही हटा दिया. ना नरेंद्र लिखते ना मोदी लिखते. ही इज़ जस्ट राइटिंग एन N. आई एम अथॉरिटेटिव, आई एम पावरफुल, आई एम गोना डू माई वर्क, आई एम टॉकिंग जस्ट बिजनेस राइट नाउ. मैं आया हूँ विद अ विजन, आई एम गोना डू माई विजन कंप्लीटेड विद यू नो फुल पावर एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाऊंगा मैं. दैट्स ऑल.
सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मैं ये आपको इसलिए एग्जांपल मैंने दिया, एक ही इंसान के दो बदलते सिग्नेचर से आपको समझ आता है कि दो अलग कैरेक्टर्स आए, एंड नाइदर वॉज दैट रॉन्ग नॉर इज़ दिस रॉन्ग, नाइदर वॉज दैट राइट नॉर इज़ दिस राइट. सो द डिफरेंस इज़ कि आपके जो ड्यूटीज़ या रोल्स या आपकी रिक्वायरमेंट्स है, आपका हैंड राइटिंग उसके हिसाब से राइट रॉन्ग हो सकता है. Okay, so if I ask you about few alphabets, कैन यू टेल मी कि इस अल्फ़ाबेट की वजह से उसके अंदर क्या पर्सनालिटी ट्रेट होंगे? फॉर एग्जांपल मैं एक सिग्नेचर से स्टार्ट करती हूँ. अगर किसी का पूरा सिग्नेचर एक बलून के अंदर है, वो बलून के अंदर पूरा नाम लिख रहा है, तो उसका क्या मतलब है? आप सोचो कि एक बलून के अंदर कुछ सामान आप रखते हो एंड देन यू फुला द बलून. सो व्हाट आर यू डूइंग? आप दिखा भी रहे हो बट यू आर स्टिल ट्राइंग टू कंसील इट. सो इसे हम बोलते हैं एनसर्कल करना, कि मतलब यू वांट टू बी आउट देयर इन पब्लिक बट आप अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना रखे हो, कि मतलब कोई मुझे आके तुरंत मतलब नोबडी कैन रीच इनसाइड मी, नोबडी कैन रीड थ्रू इनसाइड माई कोर. सो एनसर्कलिंग का सिग्नेचर वुड मीन दैट. और अगर किसी के सारे अल्फ़ाबेट्स राइट साइड पे बेंड हो रहे हैं, व्हाट डज़ दैट मीन? सो राइट साइड बेंड होता है. अभी आई एम कमिंग टू मीट यू, इफ आई बेंड अ लिटिल एंड आई ग्रीट यू, एंड मैं ऐसे ग्रीट करूँगी, हाय भविष्य. सो यू विल ऑल्सो फील कि ओके वाई शी बीइंग सो बैक, एंड ऐसे करूँगी, यू विल ऑल्सो वेलकम मी एंड यू विल फील वेलकम्ड, राइट. सो टेक्निकली इट्स लाइक कि आई एम ओके टू एक्सप्रेस अ लिटिल बिट ऑफ इमोशंस, बट अगर बहुत ज़्यादा बेंड कर जाऊँ कि तुम झुकी जाऊँ आपके सामने, तो यूल बी लाइक ये क्या कर रही है. दैट्स इम्पल्सिविटी. सो राइटवर्ड बेंड इज how much you're expressing your emotions. ओके. और लेफ्टवर्ड बेंड इज़? Repressing. ओके. एंड अगर सीधे सीधे लिखे हों? सीधा सीधा तो आई एम कीपिंग माई बैलेंस. Okay. ना मैं बहुत दिखा रही हूँ ना मैं छुपा रही हूँ. आई एम यूजिंग बोथ माई लॉजिक एंड माई हार्ट. सपोज़ एक पेपर है जिसमें लाइंस नहीं बनी हुई, एक फ्री पेपर है A4 साइज शीट. उसमें जब हम लिखना शुरू करते हैं ना, तो बहुत बार आता है कि हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं लेकिन हम पहुँच गए ऊपर, या फिर हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं और हम पहुँच गए नीचे. तो इसका क्या मतलब होता है? दिस इज़ अगेन दैट इज़ योर मूड, दैट इज़ पेसिमिज्म या ऑप्टिमिज्म, कि उस टाइम आपके ये थॉट्स है कि जब आप लिख रहे हैं मे बी यू आर फीलिंग अ लिटिल एक्साइटेड, एंड तो वो ऊपर की तरफ जाता रहेगा. अगर आप लिख रहे हो एंड यू फीलिंग डाउन और देयर इज समथिंग वरिंग यू, तो थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ जाता रहेगा. ओके. एक मेरी फ्रेंड है जो जब आई बनाती है, जो उसका डॉट है वो आई के ऊपर नहीं डालती है, वो एंड में डालती है डॉट. आगे डज दैट ऑल्सो मीन Okay, समथिंग? yes, definitely. It's reading between the lines means literally every dot you make. So I का dot, for example, वो one of the meanings of it is वो loyalty दिखाता है. ओके. I के just ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा आप डॉट देंगे, वो loyalty दिखा रहा है. अब आप टुवर्ड्स राइट दे रहे हैं या टुवर्ड्स लेफ्ट दे रहे हैं, तो अब वो आपका इंटेंशन दिखा रहा है कि मतलब आई एम मोर फॉरवर्ड ओरिएंटेड या आई एम मोर बैकवर्ड व्हाट ओरिएंटेड. डज दैट मीन? कि अगर आप टुवर्ड्स राइट बना रहे, मुझे हरी है, आई एम इन अ रश टू मूव अहेड. ओके. I'm thinking, even though my hand is here, I should be here, but my thoughts are ahead. तो आप towards right बना रहे हो. Left towards बना रहे हो, तो even though my hand is here, I'm supposed to be here, I'm still stuck in the past. ओके. जैसे हम अगर एस की बात करें तो बहुत लोग कर्सिव में एस ऐसे बनाते हैं और कुछ लोग सिंपल एस लिखते हैं. इसका क्या मतलब होता है? So आप cursive में बनाते हो ना, so when you're making it like a letter 8, that's showing your fluidity of thoughts. आप इतना ईजिली स्मूथली जब चीज़ों को बना पाते, तो इट्स लाइक कि हाँ, आई हैव द कैपेबिलिटी कि मैं चीज़ों को लिंक कर सकती हूँ, अपने थॉट्स को लिंक कर सकती हूँ, एंड मैं साथ में आई कैन कनेक्ट थिंग्स एंड यूज़ इट फॉर माई गुड. तो जब आप ऐसे बनाते हो, तो इट्स जस्ट इन्हांसिंग योर फ्लूइडिटी. ओके. और सिंपल एस बनाते हैं? सिंपल एस का जो सिंपल मीनिंग होता है, इट्स मोर अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट्स शोइंग दैट. एंड अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो उनकी हैंडराइटिंग जो कभी समझ नहीं आती है, उसका क्या मतलब होता है? ओके, डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग हमें समझ इसलिए नहीं आती है बिकॉज अगेन दे आर इन अ रश. वो उनको कंप्लीट करना है. दे नो कि उनका एक एक लेटर लिखा हुआ का कोई वैल्यू नहीं है. कोई मतलब ही इज़ नॉट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड दिस वर्ड और ये क्या है नहीं है. वो एक केमिस्ट को दिखाने के लिए होता है कि भैया मैंने लिख दिया इस दवाई का नाम, ही विल अंडरस्टैंड इवन व्हेन आई एम यूजिंग इट इन, मैं आधे अक्षर लिख रहा हूँ, वो समझ जाएगा, मेरा काम हो गया, आगे बढ़ो. सो डॉक्टर का वो काम होता है. दैट्स वाई जनरली बिकॉज द माइंड इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद सो मेनी थिंग्स, दे आर ऑलवेज इन अ रश. ओके. सो आई एम गोइंग टू शो यू वन हैंडराइटिंग.
कैन यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सो दिस हैंड राइटिंग, अगर आप भी फर्स्ट ग्लांस दोगे ना, इवन बिफोर मी एज अ एक्सपर्ट विल टेल यू, आप मुझे क्या बोलोगे इस सैम्पल को लेके? कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. एग्जैक्टली, सो देर इज़ टू मच मेंटल क्लटर. अब देखोगे, एक लाइन भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से भिड़ नहीं रहा है, एक लेटर भी नहीं है जो एक दूसरे के अंदर स्क्वीज़ नहीं हो रहा है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, एंड कितने जगह आप देखोगे एक्सेसिव इंफ्लोज है, हर जगह स्क्रैचेस है, कट्स एंड एवरीथिंग. सो दिस क्लियरली इज डिफाइनिंग अ माइंड सेट ऑफ समबडी हु इज़ नॉट मेंटली हेल्दी राइट नाउ. Okay. दिस इज़ अ हैंड राइटिंग जो दिखा रहा है कन्फ्यूजन, जो दिखा रहा है सेल्फ सैबोटाज, जो दिखा रहा है सेल्फ क्रिटिसिज्म, जो दिखा रहा है एक्सेसिव ग्रैटिफिकेशन एट अ लॉट ऑफ स्पॉट्स. जहाँ मैंने आपको बोला ना एक्सेसिव इनफ्लोज है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है चीज़ें करने का, बट फ्रस्ट्रेशन भी है कि फिज़िकल नीड्स ड्राइव्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं. ऊपर में पैरानोया भी दिख रहा है इसमें कि मतलब दे आर ओवर इमेजिनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर हेड, एंड इट्स इम्पल्सिव ऑल्सो. राइट वर्ड बेंड जो हमने बोला था, दिस इन राइटिंग इज टू राइट वर्ड बेंड. सो इट्स अ मिक्स ऑफ everything, you know, it's a mix of a lot of red flags in this handwriting. So this certainly is a mentally, you know, somebody who's not mentally healthy. Maybe a criminal. Absolutely. Okay. तो जैसे हमने अभी बात करी है क्रिमिनल हैंड राइटिंग की, जो इनका पेन का कलर है वो भी मैटर करता है कि बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है? So पेन का कलर मोस्टली मैटर्स बिकॉज कि हम क्या कलर साइकोलॉजी से परसीव करते हैं. आप ब्लैक पेन यूज़ करते हो तो इट शोज़ योर पावर अथॉरिटी, आप ब्लू करते हो तो इट शोज़ कामनेस, स्टेबिलिटी, लॉजिक. सो जनरली व्हेन वी आस्क फॉर हैंड राइटिंग सैम्पल्स, आई पर्सनली आस्क फॉर अ ब्लू इंक, क्योंकि इससे क्या होता है, इट गिव्स यू अ बेटर अलाइनमेंट ऑफ इमोशनल एंड मेंटल एबिलिटीज़. सो वो आपके पेपर पे ज़्यादा अच्छे से दिखता है. आई आस्क फॉर अ ब्लू पेन पर्सनली. ओके. और टाइप ऑफ पेन भी मैटर करता है कि बॉल पेन यूज़ करना है या इंक पेन यूज़ करना है या जेल पेन? एब्सोल्युटली, क्योंकि आप देखोगे फाउंटेन पेन अब चलते नहीं है ज़्यादा, बट स्टिल वो इतना एफर्टलेस होता है. आप जेल पेन लिखते हो, अगेन उसमें प्रेशर कम आता है. बॉल पेन में बहुत बार आपको थोड़ा सा प्रेशर दे के लिखना पड़ता है. सो डेफिनेटली द प्रेशर एंड कैसे फ्लो आ रहा है लेटर्स का, उसमें डिफरेंस आता है. Again, for our analysis, I generally ask for ball pens because nowadays fountain pens are generally not available, and gel pen is not a very nice pen कि जिससे हम एक analysis दे पाए. Ball pen फिर भी आपको बहुत कुछ बता देता है. तो बॉल पेन यूज़ करना चाहिए अगर आपको हैंड राइटिंग एनालिसिस करवाना है. Absolutely. जैसे सपोज मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है और मुझे एक अपना बिज़नेस पार्टनर और अपने बीच में कंपैटिबिलिटी देखनी है कि कितना है, और हम दोनों आपको एक सैम्पल ऑफ पैराग्राफ लिख के दे दें, सो विल यू बी एबल टू चेक देयर कंपैटिबिलिटी? Absolutely. Because I believe compatibility understand करना through handwriting is one of the most important things in today's world. अब आप सोचो कि you've met somebody, Yeah. you want to become partners with them into, you know, maybe starting your own business. अब आप ये समझो, ऊपर ऊपर they're very nice, they're gonna be very good to you and बहुत ऊंची ऊंची बातें करेंगे and everything, but आपको अंदर का कोर नहीं पता है. बट वंस यू सी द हैंड राइटिंग यू विल अंडरस्टैंड दिस पर्सन इज़ अ डोमिनेटिंग पर्सन. डोमिनेटिंग हो गया आपका, डोमिनेटिंग पर्सन का भी ऊपर लेवल कि मतलब बाय हुक और बाय क्रुक दे वांट द थिंग टू बी डन एग्जैक्टली द वे दे वांट इट. तो डोमिनेटिंग हो गया, मे बी दे हैव लाइंग ट्रेट्स ऑल्सो. सो आई एम जस्ट सेइंग दीज टू एग्जाम्पल्स लेके भी आप सोचो, डू यू थिंक दैट वुड बी अ गुड पार्टनरशिप फॉर यू? You will not have a say in that. Yeah, right. Right? So but ये आप कैसे अंडरस्टैंड करोगी? सामने सामने तो बंदा बहुत अच्छा रहेगा. That is why understanding compatibility through handwriting before stepping into something, you know, can be a very life changing thing for you. ओके. ये तो हो गया एक बिजनेस पार्टनर के लिए, लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो हम चेंज नहीं कर पाते, जैसे कि मदर डॉटर रिलेशनशिप, फादर सन, फादर डॉटर रिलेशनशिप. तो उसमें हम कंपैटिबिलिटी पता कर सकते हैं, और अगर कुछ गड़बड़ है तो क्या हम इंसान को बता सकते हैं कि यू शुड चेंज दिस सो दैट यू आर कंपैटिबल विद योर ओन मदर? Absolutely.
बता तो हम डेफिनेटली सकते हैं, दोनों का हैंड राइटिंग लेके उनके पर्सनालिटीज़ को देखना. एंड व्हाट इज़ कंपैटिबिलिटी? कंपैटिबिलिटी इज़ नॉट ओनली अबाउट सिमिलैरिटीज़, इट्स अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनालिटी ट्रेट्स बिटवीन द टू पीपल. सो एक मदर एंड डॉटर हुई एग्जाम्पल, तो उन दोनों का हम एनालिसिस कर सकते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स निकाल सकते हैं. एंड टू if they are willing to make changes according to adjustments according to one another, why not? Graphotherapy ke through there's always possibility to do that. सो सपोज आई हैव माई ओन हायरिंग कंपनी. बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो कैंडिडेट सेलेक्ट करने से पहले ना 5 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ करवाते हैं. डू यू थिंक एक 6th राउंड ऑफ इंटरव्यू कराना चाहिए जहाँ पे उनका हैंड राइटिंग एनालिसिस होना चाहिए, जिससे पता चले कि ये बंदा उनके साथ, ये कैंडिडेट उनके साथ एक से ज़्यादा साल तक रुकने वाला है, रिटेन होने वाला है, या Absolutely. फिर वो 2 महीने में ही निकल लेगा, जंप कर लेगा. Absolutely. So the good part is people are already getting it done. I'm personally doing it for the corporates कि उनके hiring में when it's important they do add on this process of handwriting. So I'll give you a live example that's a true story with me. एक बार there was a corporate company that came to me and they were looking, उनको अपने HR section के लिए hire करना था. So they had given me 3 or 4 samples and I did everything. And उनका जो एक बेस्ट कैंडिडेट था, सबसे मोस्ट बेस्ट मैच जो उनका था, दे वांटेड मी कि मैं सबसे पहले उसका करके दूँ. I did the analysis and my review to the HR was कि I'm telling you, you will hire this person because this person has very good communication skills. They know how to pave their way through their words. But I'm also telling you, do not hire them. Why? क्योंकि अगर आप इनको हायर करोगे, he will be somebody जिसको आप will be a wrong hire for you. Within few months you'll understand he's not a team player, he's not a people's person, and the qualities required in an HR, he does not hold that. And you won't believe, Bhavishya, this is exactly what happened. And it's not an exaggeration, this is the truth. उन्होंने hire किया. And after 6 months I got a call from the HR. Means हम दूसरे hiring का बात कर रहे थे, तो we were discussing about the old hires, how it's been going, and she told me we have laid off that person because of exactly the trait that had come out in his handwriting. And this is, I was like, I knew it. That's all I could say. I told you कि मतलब you will hire the person, but do not hire them because उनके handwriting, his handwriting was full of himself. His handwriting was full of it's my way or the highway. Yet he was so fluent with his communication, his networking skills. He means it was showing that he's gonna be very good on the face. But काम आपको एक HR को तो मिलके करना होता है. So you have to understand the job role, and job role के हिसाब से उनका handwriting देख के you can always understand or tell them whether they are a good fit for this or not. ओके. सपोज़ अगर मैंने कोई बंदा हायर कर लिया और मेरे ऑफिस में बहुत सारी चोरियां होनी शुरू हो गई और मेरे पास टोटल 10 ही लोग हैं मेरी टीम में, तो उन 10 की हैंडराइटिंग से क्या हम पता लगा सकते हैं कि ये बंदा है जिसने चोरी करी होगी? Yes, हम वो भी कर सकते हैं. So again, we can move towards the right person के direction because उसके हैंडराइटिंग में वो टेंडेंसीज होंगी, झूठ बोलने की, छुपाने की, नॉट रिवीलिंग द ट्रूथ, या फिर मैनिपुलेट करने की चीज़ों को. सो दोज विल बी अ फ्यू टेंडेंसीज जो उनके हैंडराइटिंग में दिखेंगी. ओके. तो 12th में या कॉलेज के बाद बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि उन्हें कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए. तो इज़ इट पॉसिबल, जैसे करियर काउंसलर्स तो हम चूज़ कर ही लेते हैं, बट इज़ इट पॉसिबल कि उनकी हैंडराइटिंग देख के हम पता लगा सकें कि इनको किस करियर में जाना चाहिए आगे? यस, एब्सोल्युटली. सो आपके हैंडराइटिंग से बहुत कुछ रिवील होगा कि व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन यू आर. फॉर एग्जांपल, अगर कोई आप बोल रहे हो क्लास 12 के बच्चे का हैंडराइटिंग देखे, मे बी उसके हैंडराइटिंग में है दैट शी हैज़ ट्रेट्स ऑफ somebody who's okay to take orders, somebody who's okay to follow, somebody जो एक स्टेप बाय स्टेप टाइप का वर्क कुछ करना चाहे, तो शी इज़ गुड एट दैट. तो ऐसे इंसान को आप क्या करोगे, आप सजेस्ट करोगे मे बी यू कैन गो फॉर अ जॉब ऑफ अ टेलीकॉलर, एग्जाम्पल यू कैन गो फॉर अ जॉब ऑफ अ रिसर्चर. ये सब चीज़ें जो ट्रेट्स है वो. सो इट्स नॉट कि मैं आपको ऑन पॉइंट बोलूँगी कि प्लीज़ आप इसी जॉब में लगो.
नहीं, आपके जो ट्रेट्स है उनको हम स्टैक करके आपको ये बता सकते हैं व्हाट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर यू, किस टाइप का जॉब वुड बी वेरी कॉम्प्लीमेंट्री विथ योर ओन पर्सनैलिटी, जहाँ पे आपको ये नहीं लगेगा इट्स अ बर्डन. अगर कोई शाय टाइप की लड़की जो हु डज़ नॉट वांट टू बी वेरी आउट ऑन द पब्लिक, या शी डज़ नॉट वांट टू बी इंटरेक्टिंग अ लॉट वन ऑन वन विद पीपल, उससे बोल दूँ कि यू हैव टू बी एट द रोल ऑफ journaling on in front of the camera, they'll not be comfortable doing it, right? तो उनकी handwriting से ये समझ आ जाएगा whether they have these traits and whether what kind of work can be very complementary to their personality traits. और 9th में हम डिसाइड करने के लिए कि हमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स लेना है, 9th में हमें पता कर सकते हैं कि हैंडराइटिंग से कि हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए आगे? स्ट्रीम डेफिनेटली आपके इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है, लेकिन आप काफ़ी कुछ पता कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत क्रिएटिव माइंड के हो एंड यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग इनोवेटिंग थिंग्स, मे बी आप आर्ट्स में चूज़ करते हो. अगर आप बहुत ही एनालिटिकल माइंडसेट के भी हो, येट यू ऑल्सो हैव अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ हैविंग रिसर्च एबिलिटीज़, तो यू कैन टेक साइंस. अगर आप बहुत अच्छे हो नंबर्स में, if you're very good at that, you can go for your commerce stream. So yes, your handwriting can hint you कि आप कौन सा stream में थोड़ा better perform कर सकते हो, but it can't give you a definitive answer कि आपको यही लेना चाहिए. ओके, सपोज़ मैंने एक करियर स्ट्रीम चूज़ कर ली, फॉर एग्जांपल आई बिकेम ए जर्नलिस्ट, लेकिन जर्नलिस्ट बनने के बाद भी मेरे पास इतना पैसा नहीं आ रहा है जितना मुझे चाहिए, तो हैंडराइटिंग में चेंजेस लाके, आर देयर एनी चेंजेस विच वी कैन इम्प्लीमेंट इन आवर ओन हैंडराइटिंग so that we can attract money towards ourselves? So like I told you कि अट्रैक्ट मनी करने के लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा. वो एक्शन, द थिंग वी स्पोक अबाउट, दैट वाई लेटर, आप उस वाई को कंप्लीट करिए. व्हेन यू आर कंप्लीटिंग, बिकॉज वाई वी डिनोट विद द मनी, द लेटर वाई. सो हम उसको जब पूरा नीचे जाके कंप्लीट करके ऊपर आते हैं, दैट मीन्स आई एम डूइंग एक्शन, आई एम पुटिंग इन माई डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स इट, एनर्जीज डाल के मैं वापस ऊपर आ रही हूँ, बैक टू माई रियलिटी. व्हेन यू आर कमिंग बैक टू योर रियलिटी, दैट मीन्स आप जो कर रहे हो उसका आप मटीरियलाइज भी कर पाओगे. बहुत सारे बच्चे क्या होता है एग्ज़ाम में ना, पेपर देने से पहले ऊपर कुछ तो सिंबल्स बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल ओम बना लेते हैं, या फिर कुछ तो गोल गोल करके बना लेते हैं. उसका भी कोई सिग्निफिकेंस होता है? ओम बनाना इज़ मोर ऑफ योर फेथ, कि हम बिलीव करते हैं. सिम्बल्स बनाना, येस, अ लॉट ऑफ पीपल डू, बिकॉज जो आप बोल रहे हो ना, ये वाला सिंबल गोल गोल वाला, ये क्या होता है, आप सोचो, व्हेन यू आर मेकिंग इट, आप फोकस कर रहे हो, इट्स इम्प्रूविंग योर फोकस, इट्स इम्प्रूविंग योर अटेंशन स्पैन, कि हाँ ठीक है, आई एम गोना बी मोर अटेंटिव. वो आप एक बार अपने आप को इंटरनलाइज कर रहे हो कि ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं इसी पॉइंट पे हूँ. सो दैट इज़ हाउ यूर दिस सिम्बल इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू इन्हांस योर फोकस. इनफैक्ट हम ग्राफोथेरेपी में भी यूज़ करते हैं ये वाला सिम्बल, इंटरनल स्पाइरल जो बोलते हैं हम, to improve focus or enhance attention capacity in children or anybody who wants to do that. Any more symbols that you can refer to improve focus and memory? Okay. So focus, जैसे एक स्पाइरल बता दिया हमने, फोकस एक और होता है आई के ऊपर डॉट बनाना. सो यू कैन जस्ट कीप राइटिंग योर आईज एंड उस पर एक छोटा छोटा डॉट एट द सेम स्पॉट आप बनाते रहो. इससे क्या हो रहा है, यू आर टेलिंग योर सेल्फ, क्योंकि आप वापस आते हो ना बना के आई, वो डॉट देने आप जा रहे हो, यू हैव टू पुट योर अटेंशन टू इट, कि I'm coming back and putting it over there, coming back, putting it over there. मेमोरी के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप मिस आउट नहीं करो लेटर्स लिखना. बहुत जन मिस आउट कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एब्सेंट माइंडेडनेस. मिसिंग व्हाट, एक्सेसरीज ऑफ हैंड राइटिंग, लाइक टी का बार, आई का डॉट, जे का डॉट बनाना. सो यू जस्ट ट्राई टू पुट योर हेड इनटू इट, कि आप भूलो नहीं, you mark it. So this helps in improving your focus. आई डॉट से भी आपके मेमोरी में इम्प्रूवमेंट आएगा. Okay, so we have a small activity for you. We have collected 3 लोगों का डेटा हमारे पास है, जिन्होंने कुछ कुछ एक एक लाइन लिख के दिया है. So इन तीनों में से आप बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान कौन है? जो भी सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है उसके आगे कॉन्फिडेंट लिख दो, एंड देन आई विल आस्क अबाउट अदर ट्रेट्स. Confidence is this person. Actually, this person will also show a lot of confidence in themselves. बट सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस किस में है? सबसे ज़्यादा आप नहीं बता सकते, दोनों में दिख रहा है. अच्छा, ओके. कॉन्फिडेंस ट्रेट्स है. ये पर्सन का होगा, दिस पर्सन भी वो विल बी मोर फेमिनिस्टिक एंड मोर
परफेक्शनिस्ट टाइप्स कि उनको अपना काम पूरा करना है, जैसे करना है मतलब ही और शी वुड वांट कि काम कंप्लीट हो पूरा. ओके. फोकस्ड. फोकस भी बोल सकते हो आप, फोकस भी है इनका, बेटर फोकस है दैन द बेस्ट फोकस. आई थिंक आप बेस्ट बोल रहे हो तो फोकस इनका होगा सबसे बेस्ट. ओके. बट टू मच कनेक्टेड राइटिंग. तो ऐसे ही मतलब इसमें आप ये एक चीज़ नहीं बता सकते हो कि मतलब एक का बेस्ट कॉन्फिडेंस किसका है, क्योंकि सबका अपना अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है. मतलब आई कैन गिव यू अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ ऑल थ्री. और यू कैन टेल मी 2 गुड एंड 2 बैड थिंग्स अबाउट ऑल ऑफ देम. Two good and two bad things about all of them. Like I said, the third sample is going to be focused. They're going to be good at making connections या network या linking thoughts and everything कर सकते हैं. Yet कभी कभी बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेंगे चीज़ों को, मतलब that can also sometimes lead to overthinking which is not necessary. उसके बाद very secretive. थर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड. Very secretive. Sarcasm. ओके. The person can be sarcastic. So yeah. And closed ears. सुनना नहीं है, मतलब सिलेक्टिव है बट आई वुड से क्लोज ज़्यादा है. सो दैट्स द थर्ड पर्सन. आपका सेकंड पर्सन हैज़ अ डिज़ायर टू बी यूनिक और हैज़ अ डिज़ायर फॉर कि मुझे कुछ करना है वेयर आई स्टैंड आउट, समथिंग लाइक दैट. डिज़ायर फॉर अटेंशन है डेफिनेटली. देन लिटिल बिट सीक्रेटिव. इनमें स्टिंगर्स भी है. स्टिंगर्स होता है कि मतलब ओवल है या सिंगर है. वेट, आई थिंक ये पेन का इंक का फ्लो गलत है, सो आई वुडंट कमेंट ऑन दैट. अगेन दिस पर्सन, इनका कान फिर भी ज़्यादा खुला है इनसे, सो दे लिसन. ओके. दिस पर्सन इज़ मोर ऑफ एन इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ. प्लानिंग भी कर सकते हैं बट एग्जीक्यूशनर ज़्यादा है. सो दैट इज़ देयर फॉर देम. फर्स्ट पर्सन ऑनेस्ट है, कंफ्यूज्ड भी है. दिस लुक्स मोर लाइक अ बच्चा का हैंड राइटिंग. सो मतलब जो हम ये लिखे पहले होंगे, फर्स्ट की बात कर द रहे हैं. फर्स्ट वन. सो ये जो लिखे होंगे ना, मतलब दे वुड बी अ लिटिल मोर चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश. एंड मतलब ये ऐसे है कि जो पीछे और आगे ज़्यादा नहीं देखते, इस मोमेंट को उनको जीना है. वो ज़्यादा इस मोमेंट को मतलब देखेंगे एंड दे वांट टू मूव अहेड विद दैट मोमेंट. अ लिटिल सेल्फ कॉन्शियस विच इज़ समटाइम्स गुड ऑल्सो टू बी सेल्फ अवेयर. ओपन ईयर्स है, सो दैट्स गुड. बट ऑनेस्ट इंसान. इन तीनों में से डिसऑनेस्ट कौन है? डिसऑनेस्ट एज सच कोई डिसऑनेस्ट नहीं है. सीक्रेटिव है थर्ड वाला आपका. थर्ड वाला सीम्स लाइक अ फेमिनिन. फर्स्ट वाला सीम्स मोर लाइक अ चाइल्ड लाइक इन राइटिंग. सेकेंड वाला इज ऑल्सो अ लिटिल फेमिनिस्टिक. Okay, I really want to write one last thing and then maybe you can tell me more about my own self. So the first thing that I see in your handwriting is what I talked about. Why? आप अपने एक्शन करते हैं विद डिटर्मिनेशन. थोड़ा एफर्ट डाल के आप ऊपर भी आते हो बट यू आर नॉट ब्रिंगिंग बैक योर थिंग्स टू रियलिटी. मे बी आप जितना सोच रहे हो उतना आप नहीं कर रहे हो. सो यू वेरी सेल्फ अवेयर ऑल्सो. अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि आपके कोई आइडियल्स है लाइफ में या सम प्रिंसिपल्स, एंड इफ़ आई मेक रिमार्क्स ऑन देम और कमेंट्स ऑन देम, यू विल फील सेंसिटिव अबाउट देम. Okay. So yeah, there is a little bit of defense called sarcasm. आप sarcasm use कर सकते हो, so it's a way of protecting your ego. Then you have difference of opinions with your mother वो or तो- some mother figure. वो तो सबका होता है ना. कौन नहीं. अपने मम्मी के साथ हमेशा हाँ बोलता है? नहीं नहीं, वो चीज़ है, वो आपके राइटिंग में है. So Okay. that's what I can say. Sometimes you will yield, maybe not 100% willingly yield करना है, थोड़ा सा इरिटेशन होगा बट यू विल yield एंड में. बहुत बार होता है ना वही कि मम्मी बोली कि हाँ चलना है बेटा इस रिलेटिव के, चलना है चलना है चलना है, you'll be like no 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 no, बट एंड में you'll feel annoyed, बट यार मम्मी बोल रही है जाना तो पड़ेगा ही. So that will also come. You also have tendencies of being secretive. You see yourself as a little less than what you are. You have your ears open, आप सुनते हो. I think that's a very good That's thing. my work also. Exactly. That's a very good trait, thankfully, that you have, कि आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है. You want to use your intellect also in things. That's a good thing. Can you tell me what are my fears?
fears is, सबसे बड़ा fear is fear of change. चेंज. हाँ वही, अब हम जो बात करें ना सेल्फ इमेज के बारे में आपका, राइट. सो क्या होता है कि आप अपना सेल्फ इमेज को एक लेवल पे बना के रखे हो, दैट इज़ कटिंग द टी एट अ वेरी लो हाइट. सो आप क्या करके रखे हो, व्हेन यू आर कटिंग इट लो, आप एक पोजीशन पे अपने आप को कंफर्टेबल कर लियो कि बिकॉज आप अपने माइंड में सोचते हो कि मैं इसी चीज़ के लिए केपेबल हूँ. मे बी यू विल ड्रीम ऑफ समथिंग बिगर, हायर, वट एवर, बट जब एक्शन करने का टाइम आएगा यू विल थिंक कि नहीं ठीक है, इट्स हियर. एंड देन वो कंफर्टेबल स्पॉट आपको इंटरनली इतना शांति देता है ना कि मतलब एंग्जाइटी नहीं हो रही है आपको कि देयर इज़ नो मच स्ट्रेस ऑफ टुमारो और थिंग्स लाइक दैट. सो यू स्टार्ट being very comfortable there, then you start fearing the change. कि change होगा तो क्या होगा, if I take that step, if I take that risk, that extra added thing, वो fear of change होता है. So that's one fear. And ये fear of change से, अब आप देखो मैंने आपको बताया आपके handwriting में there are hints of sarcasm, right? So what is sarcasm? It's a way of protecting your ego. That's a defense mechanism. जब ये fear develop हुआ, उससे क्या हुआ, sometimes you'll find people who genuinely want your good will come up and tell you, Bhavishya, you're capable of doing not this but this, right? In your heart you have an internal dialogue ki nahi yaar, I'm comfortable here, that's too risky for me, yeah, I'm not sure if I can pull that off, so I want to be at this stage. आप क्या करोगे, एक बार, दो बार, 10 बार सुनोगे किसी का, उसके बाद you will give them sarcastic tones. हाँ तो बोलना आसान है, something like that, right? So that's developing a wall. What is that? Sarcasm. So ऐसे क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे fears होते हैं जो हम gradually, like I said, you are a shape of your experiences. आप उन सब को develop करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें आपको shape कर दी हैं and that can some create fears in you. And वो fears से फिर हम हमारी ego को बचाने के लिए defenses का wall लेके आते हैं. But the good part is handwriting can solve this for you. Through handwriting therapy हम क्या करते हैं, हम आपके fears पे one-on-one वर्क करते हैं एंड आफ्टर वी वर्क ऑन योर fears, आपके डिफेंसेस धीरे धीरे अपने आप शैटर होते हैं. डिफेंसेस पे कभी काम नहीं किया जाता है. वी नेवर ट्राई टू चेंज योर डिफेंसेस थ्रू हैंड राइटिंग, बिकॉज अभी आप समझो वो fear है एंड वो उसका वॉल है. आप पहले वॉल नहीं गिराओगे, आप इंटरनल काम करोगे पहले, वॉल्स ऑटोमेटिकली शेड होने लग जाएंगे. ओके. सो या ओके. अगर किसी को ये सब सीखना हो, सो do you have anything that you can teach people कि आप इस लिंक पे या इस वेबसाइट पे आपको किसी तरह कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारी ऑडियंस अभी देख रही होंगी. इज़ देयर एनी वे टू कनेक्ट विद यू और टू लर्न ग्राफोलॉजी और हैंड राइटिंग एनालिसिस और सिग्नेचर एनालिसिस एंड एब्सोल्युटली बी मोर अवेयर अबाउट देमसेल्व्स? Yeah. So, सीखने का चीज़, yes, I've come up very recently with my very own course. It's a 2 hour self-paced course जो online है and that's on compatibility through handwriting. अपने partners को चुनिए, अपने it's a very easy self-paced thing कि आपको सिर्फ अपने partner का handwriting लगेगा and just go through the processes that I do. End of the course, you will be, of course, somebody who has good idea and good knowledge about handwriting traits and understanding your personality and about other things like decoding your own personality, working on your personality, your signature rebranding. Those are my one-on-one sessions which I give and I'm available on all social platforms. Okay, perfect. Thank you so much for your time, Cherry. I really enjoyed this session with you and got to know so much about my own self. आई होप हमारे व्यूअर्स को भी ये काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और वो उसे इतना ही इन्जॉय करेंगे जितना मैंने किया. विद दिस आई really want to thank you again and thank you so much thank you for being on Bhavishwani. I loved it. सब कहते हैं फॉलो योर पैशन, लेकिन जब पैशन के ही 10 ऑप्शंस हो तो क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी? अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो कि इतने सारे करियर ऑप्शंस देख के कि कौन सा फील्ड चूज़ करूँ जो आपको सक्सेसफुल बनाए, वेल इन सब का सीक्रेट छुपा है आपकी हैंड राइटिंग में, आपके सिग्नेचर में. डू यू नो कि एक पर्सन की हैंड राइटिंग से उसके 5000 ट्रेड्स रिवील हो सकते हैं? कौन से ट्रेड्स आपके अंदर नेचुरली स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए, कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट होगा. और इसी को डीपली समझा रहे हैं हम अपने कोर्स में, जो कि मैंने बनाया है चेरी मोदी के साथ, एक एक्सपीरियंस्ड ग्राफोलॉजिस्ट.
इन सेशंस में आप जानोगे व्हाट योर हैंड राइटिंग रिवील्स अबाउट यू। आपके लेटर्स, आपकी लिखावट से खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे अपनी स्ट्रेंथ्स, ग्रोथ एरियाज और बेटर डिसीजन ले सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। सो अगर क्लियर डायरेक्शन चाहिए और अपनी राइटिंग से फ्यूचर डिकोड करना है तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एनरोल करो एंड लेट्स डिकोड योर हैंड राइटिंग टुगेदर।